हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में एक नए चैप्टर के बारे में आपको हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उसके बारे में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर का नाम है विशेष डाक सेवाएं। और इसके पूर्व में मैंने आपको बताया था उस चैप्टर का क्या नाम था, आप लोगों को पढ़ाया था हमने, और इसका है विशेष डाक सेवाएं। हाँ, उस चैप्टर में हमने आपको बताया था जिसका नाम था डाक विभाग। डाक विभाग से क्या होता है, डाक विभाग से पत्र भेजे जाते हैं, है ना। डाक विभाग के माध्यम से आपके घर तक, आपके कार्यालय तक पत्र प्राप्त होते हैं और आपके कार्यालय से पत्र दूसरी जगह भेजे जाते हैं। ये काम होता है डाक विभाग का, ठीक है। लेकिन अब ये विशेष डाक सेवाएं, मतलब ये कार्य भी डाक विभाग के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यह पत्रों के अतिरिक्त कार्य होते हैं। ये कौन से कार्य हैं? पत्रों में भी कई प्रकार के पत्र होते हैं। एक तो जैसे आप ऑफिशियल लेटर भेजते हो कंपनी से व्यापार करने के लिए, कंपनी में व्यापार करने के लिए जो आप पत्र भेजते हो हमारे व्यापारिक पत्र होते हैं। उनमें कौन कौन से पत्र आते हैं? जैसे आप किसी से कोटेशन मांगते हो, शिकायती पत्र होते हैं, पैसे के भुगतान संबंधी पत्र होते हैं, है ना। किसी को ऑर्डर देते हैं उसके पत्र होते हैं, ऑर्डर को कैंसिल करना होता है उसके पत्र होते हैं। तो हमारे व्यापारिक पत्र कहलाते हैं, है ना। लेकिन पत्र तो और भी होते हैं। जैसे आप लोग कभी सुना होगा अंतर्देशीय पत्र होता है ना, पोस्ट कार्ड होता है, जवाबी पत्र होता है ना। तो ये पत्र भी हम, ये सेवाएं भी डाक विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। टेलीग्राम, कई सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो डाक विभाग क्या करता है, जिस चैप्टर के बारे में मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि कंपनी में आने वाले पत्रों का ब्यौरा कैसे रखा जाता है, जाने वाले का कैसे रखा जाता है। सर्किल के बारे में बताया था, कितने सर्किल में डिवाइड किया गया है डाक विभाग को? 19। ठीक है, ठीक है। अच्छा, विभाग के बारे में कहा था, इनको पढ़ लीजिएगा कौन कौन से विभाग होते हैं, बताया था। कुछ 2-4 विभागों के नाम याद हैं आप सभी को, भूल गए? डाक विभाग के अंतर्गत कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे खजांची का भी तो विभाग उसमें होता है, अलग से ऑफिस होता है उसका। और छटाई विभाग होता है उसमें, पढ़ा नहीं है कुछ और ही भूलो नहीं। देखो पढ़ते हैं ना, जब हमने क्या कहा था कि मनुष्य, हाँ, जहाँ जमा करते हैं, जमा जो स्टैम्प लगाते होंगे, तो जब आप पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग टिपिकल है। ये सभी नाम आप जानते हैं कि कौन से विभाग में क्या होता है। क्या है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसका कुछ दिनों तक हम रिवीजन नहीं करते हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि सुबह उठ करके ओस गिरती है, ओस की बूंदें होती हैं, सुबह होती है तो बहुत सारी ओस पड़ी रहती है, और जैसे जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं वो ओस धीरे धीरे छटती चली जाती, हटती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि सब साफ हो जाता है, ऐसा लगता है कि ओस थी ही नहीं, है ना। वही हाल हमारी मेमोरी का भी होता है। एक दिन पढ़ते हैं तो सब याद रहता है, जैसे पहली बार देखा था ओस ही ओस थी, है ना। इस तरीके से दिमाग में सब छाया रहता है कि वाह वाह क्या सब पढ़ लिया। अगला दिन आता है, ओस कम हो जाती है ना। नेक्स्ट डे आता है और हल्की हो जाती है ओस, अर्थात हमारी मेमोरी और जो स्मरण शक्ति है थोड़ी सी डाउन हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि पूरा क्लीन हो जाता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आए, ऐसी कोई कंडीशन ना आए, तो हम बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहते हैं। उसको बीच बीच में रिवाइज करेंगे, हमको पता है कि 4-5 दिन बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो बीच में ही तीसरे दिन हम फिर से रिवाइज कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो फिर से नया जैसा, फिर से ओस भर गई, है ना। तो जब तक वो फिर से धीरे धीरे हल्की होगी, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। 3-4 बार जैसे आप पढ़ोगे ना, तो ये दिमाग की जो ओस होती है ना, ये अपना घर बना लेती, फिर ये नहीं जाती है ना। तो आपको ऐसा करना है कि जो सब्जेक्ट में ही सारी चीज़ें जो होती हैं मनुष्य भूल जाता है, क्योंकि ये अपनी आंखों से बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सुनता है कानों से, है ना, बहुत कुछ महसूस करता है, तो ये हर चीज़ को अपने अंदर समाहित करके नहीं रखता है।
जो इम्पोर्टेंट जिसको आप समझते हैं वही। कोई अगर विशेष घटना होती है तो आप उसे कभी भूलते हैं क्या? विशेष घटना को हम कभी नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको ना बहुत ही तल्लीनता के साथ में फील किया है। हाँ, उसमें या तो उसने आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान की है या तो उसने आपको बहुत ज़्यादा झकझोर के रख दिया है। ऐसी चीज़ हम नहीं भूलते, है ना। तो आप जिस चीज़ पर हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा फोकस करता है उसको हम भूलते नहीं हैं। और जिसको आप पढ़ते समय अगर आप बहुत ही लाइटली सोचते रहे नहीं तो बहुत आसान है, तो उसको ना अपने उसमें वो कम प्रायोरिटी पर रखता है। मस्तिष्क जो है आप जानते नहीं, मस्तिष्क ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसमें भी जो विचार होते हैं उनका भी एक प्रेफरेंसिंग सिस्टम होता है। वो प्रेफरेंस देता है कि कौन सी अच्छी बात इसको कौन से प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, थर्ड पे रखा जाए, फिफ्थ पे रखा जाए। समझ रहे नहीं हमारी बात? तो अगर आप पढ़ते समय किसी मैटर को कम प्रेफरेंस देंगे, आप प्रेफरेंस कम नहीं देती है, कहते हैं ये तो ठीक है मुझे समझ में आ रहा है, वो उसी हिसाब से उस डेटा को ना अपने उसमें क्रम में लगा देता है। ठीक, तो आप सबको अच्छे से प्रेफरेंस देना है। नहीं ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें देखो कितना अच्छी बात बताई गई है, तो वो कहेगा अच्छा अच्छी है। तो जब हम पढ़ते हैं देखो जो थिंकिंग होती है ना दो तरीके की होती है। एक तो होती है और दूसरी होती है पॉजिटिव। अब आप सोच तो सही रहे हो लेकिन थोड़ा सा कम सोच रहे हैं तो वो पॉजिटिव ना होकर कि वो नेगेटिव वे में चला जाता है ना, कि नहीं ये कोई इतना खास टॉपिक नहीं है, आसान है, जिसमें हम बात करते समय नेगेटिविटी झलकती है। होता नहीं है वो नेगेटिव होता नहीं लेकिन उसमें झलक आ जाती है ना। आपने कहा नहीं एक ग्लास है, ये थोड़ा सा ये समझो, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये ग्लास है, ठीक है, आपने इसको देखा, हाँ ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, पानी भरा हुआ है। इसके बारे में एक विचार बताइए आपको, इसको देख करके क्या लगता है? पानी भरा हुआ है। आप ग्लास में पानी भरा हुआ है। सर ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। जी आधा पानी भरा हुआ है। और कैसा पानी है सर? ठंडा है। सर ग्लास रखा हुआ है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, ये नहीं पता कि ठंडा है या मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पर आपको अपने विचार देने हैं, नेगेटिव विचार या पॉजिटिव विचार। सर पॉजिटिव तो इसमें ये होगा कि इसमें आधा ग्लास पानी भरा हुआ है और नेगेटिव ये होगा कि आधा खाली है। ये कह नहीं सकते है ना। जैसे इसने बताया अगर आप इसमें खाली शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ग्लास आधा खाली है, तो वो समझ लेगा खाली का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस में जाता है ना। और जहाँ पर भरा शब्द आ जाता है तो वो हमारा पॉजिटिव सेंस में जाता है। तो है तो फिलहाल पानी है इसके अंदर है, तो वही हाल यहाँ पर भी है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और पढ़ते समय जब हम उसको ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं तो उसका एक जो सीक्वेंसिंग है वो हमारा ब्रेन अपने हिसाब से कर देता है, नहीं ये तो ठीक नहीं है, लाइटली वे में लिख देता है इसको, फिर वो धीरे धीरे जल्दी हमारे दिमाग से धूमिल हो जाता है। इसलिए आपको हर चीज़ को ना पॉजिटिव वे में सोचना है। नहीं नॉलेज इसमें बहुत बढ़िया टॉपिक लिखा हुआ है, लिखने वाले ने देखो किस सीक्वेंस में इसको सेट किया है, तो पढ़ना चाहिए हमें। ये हमारे लिए नॉलेज इसमें हमको मिल सकती है अगर अच्छे से इसको हम रीड करें तो दिमाग भी उस पर फोकस करेगा। और जो आपका मन है ना वो भी उसके अंदर जो उबाऊ सिस्टम होता है, हमें ऊब नहीं लगेगी पढ़ने में, हम बोर नहीं होंगे पढ़ने में, है ना। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे। तो डाक विभाग के द्वारा हमने अब तक सीखा कि पत्रों का आवागमन किस तरीके से किया जाता है।
अब हम विशेष डाक की सेवाएं हैं जिनके बारे में हम सीखते हैं, जिसमें से एक सेवा आती है रेल पार्सल सेवाएं, दूसरी आती है ट्रांसपोर्ट एजेंसियां, नेक्स्ट है डाक पार्सल सेवाएं, फिर आती है कोरियर सेवाएं। हेलो, तो जब भी आपको कुछ पढ़ना है तो पॉजिटिव वे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज इसमें हम देखेंगे रेल पार्सल सेवाएं, है ना। अभी तक आप क्या भेजते थे, सिर्फ और सिर्फ पत्र भेजते थे। अब पार्सल अगर हमको भेजना है, मतलब कोई भी पोस्ट करनी है, पोस्ट का मतलब होता है भेजना, है ना। पोस्ट का मतलब होता है भेजना। तो अगर कोई अन्य चीजें हमको भेजनी है तो वो उनके लिए कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की गई है ना। डाक का मतलब होता है प्रेषण करना, पोस्ट करना, भेजना। तो उनके लिए कौन कौन सी सेवाएं हैं, एक तो हमारी होती है रेल पार्सल सेवा और ट्रांसपोर्ट एजेंसी और डाक के द्वारा भी पार्सल की सेवा दी जाती है। डाक का मतलब यहाँ पर डाक विभाग है, ठीक है। डाक और नेक्स्ट आती है आपकी कोरियर। पार्सल क्या होता है, थोड़ा सा ये आप जानिए, है ना। पार्सल के द्वारा कोई भी वस्तु आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन पार्सल में पत्र नहीं होते हैं, है ना। पत्र भेज रहे हैं तो डाक विभाग से भेज देते हैं। जब कोई बड़ी वस्तु ज़्यादा मात्रा में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी होती है, तब हम इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कहीं से आपको कोई जैसे मान लो आपको कहीं दवाइयाँ भेजनी है, कोई एक बॉक्स टाइप का है, उसमें दवाइयाँ भरी हुई हैं, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है ना। कपड़े का कार्टून है ना, किसी को आपको भेजना है तो आप पार्सल कर देंगे, क्योंकि वो डाक नहीं है ना। आर्टिकल्स है, वस्तुएं हैं, कुछ भी है, बुक्स है, हाँ बुक्स है। तो जब हम कोई ऐसी ज़्यादा मात्रा की चीज़ें हम भेजते हैं तो हम पार्सल से भेजते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा वो अलग तरीके से उनकी पैकिंग भी होती है, जो सुरक्षित हमको भेजनी होती है, ताकि वो टूट फूट ना जाए, इस तरीके से उनको पैक भी दिया जाता है। ये समझा जाती है पार्सल है। पार्सल का मतलब है उसकी पैकिंग बड़ी और अच्छी तरीके से की जाती है। जैसे मशीनरी होती है, बड़ी बड़ी भेजी जाती हैं, तो उनको लकड़ी के बॉक्सों में रखा जाता है, जिससे कि वो उनमें टूट फूट ना होने पाए। जो लकड़ी का बॉक्स है, अगर कहीं इंजर्ड हो तो वही टूट फूट जाए, है ना। तो जब हमको वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी होती है, तो हम रेल पार्सल सेवा, ट्रांसपोर्ट एजेंसियां, डाक पार्सल सेवा, कोरियर, इनमें से हम इस्तेमाल करते हुए किसी के माध्यम से हम भेज सकते हैं। तो रेल के माध्यम से भी हम पार्सल को भेज सकते हैं। आप देखेंगे बाहर ही रेल विभाग में साइड में पार्सल का एक विभाग होता है, जहाँ पर सभी, जैसे आपको गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजनी है, एक जिले दूसरे जिले में, तो आप उसको पार्सल कर दो। वो बाकायदा उसमें टाट वाट से कवर करके, नाम वाम लिख के उसमें बाकायदा सब भेजता है दूसरी जगह पर, सुरक्षित, है ना। क्योंकि आप देखते हैं कि ट्रेन में डिब्बा होता है, जिसमें वो मालगाड़ी वाला जो सामान पूरा होता है वो लगा रहता है, और उसी में ही वो पूरा सामान भरते हैं। और जब वो जिस रूट से जाती है, अगर वहाँ पर वो ट्रेन रुकने वाली होती है, तभी उसमें वो रखा जाता है सामान। तो जब ट्रेन वहाँ रुकती है, तो वो पार्सल वाला जो पीछे का वो गुड्स गार्ड होता है, वो सामान को वहाँ पर उतरवा देता है। उसकी स्लिप होती है, वो वहाँ पर दे देता है, उसकी रसीद भी लेता है, ठीक है ना। तो ये सेवा पार्सल की सेवा जो है रेल विभाग के द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है। आपने कभी पार्सल किया है? किसी ने भी पार्सल नहीं किया है। पार्सल अब जब आप बाहर, आप देखो, आप बाहर पढ़ने के लिए आए हैं, कभी कोई इतनी दूर गया है पढ़ने के लिए? है
नहीं गए होंगे आप लोग, पहली बार इतनी दूर घर से आए हैं पढ़ने के लिए, अब मतलब आपका जो आवागमन है वो स्टार्ट हो गया है, आवागमन आपका स्टार्ट हो गया है। अब आप ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जब जानेंगे, जो हमको नॉलेज होगी, तभी तो हम आगे उनका इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको आगे कोई सामान कहीं पर भेजना है, सुरक्षित भेजना है, तो आप रेलवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे का अपना खुद का रूट होता है। और मुझे लगता है कि ट्रेन तो हर जगह जाती ही जाती है ना। हिल स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर भी कहीं कहीं पर सुविधाएं वहाँ पर भी दी गई है ना। नहीं तो हर जगह आपको समतल में तो हर जगह ट्रेनें आपकी मिलती है, तो वो बहुत आसानी से पहुंचा देती हैं, क्योंकि ट्रेनें हैं 24 घंटे में, तो 24 से 48 घंटे 2 दिन में तो पहुंचा ही देती है इतनी दूर तक, अगर कहीं दूर का भी सफ़र है तो मुझे लगता है कि रेल पार्सल सेवा ज़्यादा बढ़िया रहती है। मैंने बुक कर दिया और जो ट्रेन आएगी उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट एजेंसियां होती हैं, आप इनके माध्यम से भी अपना सामान भेज सकते हैं। तो भारी सामान ढोने के लिए डाक रेल पार्सल सेवाओं की समस्या तथा अनुपलब्धता के कारण व्यापारी वर्ग के द्वारा ट्रांसपोर्ट अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके कार्यालय शहर में जगह जगह होते हैं, और जिन शहरों में रेल नहीं आती जाती, अर्थात जहां रेल व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, उस स्थान पर ये सेवाएं लागू की जाती हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा आपके शहर में एक ट्रांसपोर्ट नगर है ना, आपके घर के पास में है, वहाँ पर देखो कैसे कैसे गोदाम बने हुए हैं, कितना सारा सामान आता है। तो वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम ही होता है, इसलिए उसका नाम ही ट्रांसपोर्ट नगर रख दिया। जितना व्यापारी वर्ग है जो बाहर से सामान मंगाता है, हैवी में, बड़े बड़े कार्टून में, वो सब सामान वहीं आता है, और उनका आने जाने का जो शुल्क होता है वो हमको देना पड़ता है। वो आ जाएगा वहाँ पर, या तो आपके पास अपना खुद का वाहन है तो वहाँ से रिसीव कर लो, या तो फिर आप उनसे कह दो, उनके पास जो वाहन है वो उसका खर्चा लेकर के आपके यहाँ पे पहुँचा देते हैं, है ना। तो बस वही होता है, जैसे मान लो कि, और ये शहर में इनके ऑफिस हर जगह जगह बने रहते हैं, आप वहाँ का सामान को पहुँचा दो, आपका काम जो होता है वो बड़ी ही आसानी से अच्छी तरीके से कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा बड़ा सामान हो, आपको स्टेशन तक ले जाने में असुविधा हो, तो इनका जहाँ पर भी ऑफिस होगा वहाँ तक आप पहुँचा करके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग इनका इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा नहीं कि व्यापारी वर्ग रेलवे पार्सल का उपयोग नहीं करते हैं, वहाँ का भी करते हैं, ठीक है। तो जो जहाँ पर जिसकी सुविधाजनक जो होता है पास में, लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर डाक पार्सल सेवा, तो डाक पार्सल सेवा जो है डाक विभाग के द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है। मतलब ये पत्रों के साथ साथ सामान वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक विभाग लेकर के जाता है, वहाँ पर भी उसको उपलब्ध करवाने की वो जिम्मेदारी लेता है। कौन विभाग? डाक विभाग। हाँ, 20 kg से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आपने देख लिया। फिर आता है ना कोरियर सेवाएं, है ना। देखो हम ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं बता रहे, क्योंकि आगे भी आपको बहुत बताना है, ज़्यादा कोई वैसा है नहीं, तो मुझे लगता है सबको इनके बारे में पता भी है, तो हम ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं जा रहे हैं। अब जैसे कोरियर की जो सेवाएं होती हैं, कोरियर एजेंसियां क्या होती हैं, जैसे ये ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं, ऐसे कोरियर भी एक समझो कि प्राइवेट तौर से चलाई जाने वाली संस्था होती है, अपना ऑफिस इनका होता है, और ये सेवाएं प्रदान करते हैं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने की। तो आप कोरियर भी करा सकते हैं। कई सारी एक शहर में कई प्रकार की कोरियर की एजेंसियां हो सकती हैं, कंपनियां इनकी अलग अलग होती हैं, इनके ऑफिस आपके थोड़ी थोड़ी दूर पर भी शहरों में उपलब्ध होते हैं, और ये सेवाएं आपको करवा, लेकिन इनमें आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि जहाँ पर आप उनको अपने सामान को भेजना चाह रहे हैं वहाँ पर इनकी सेवा है कि नहीं है, वहाँ पर इनकी सेवा है कि नहीं है। जैसे मैं सहारनपुर से लखनऊ अगर कुछ सामान भेजना चाहता हूँ, तो मैं जिस कोरियर कंपनी के माध्यम से ये सामान भेज रहा हूँ, उसकी वहाँ पर शाखा है कि नहीं है, क्योंकि वो अपना सामान एक शाखा से दूसरे शाखा भेजता है, फिर वो शाखा वाला आपको वहाँ पर सामान उपलब्ध करवा देता है, ठीक है। तो आप ये सुविधा नेट पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे उसके बारे में और शहर का नाम डालेंगे, तो जितनी भी वहाँ पर कोरियर की सेवाएं होंगी वो सब हमको पता चल जाती हैं। आप उसमें देख लो, उसमें ऑफिस का एड्रेस तक होता है, मोबाइल नंबर तक होता है,
तो जो आप उनसे बात करना चाहें आप हैंड टू हैंड कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। सर ये 4 पॉइंट क्या है इसमें? 4 पॉइंट है कोरियर के भेजने वाले मूल्य व अंकित मूल्य में अंतर होने पर पार्सल को जब्त कर लिया जाता है। देखो क्या होता है कि आपने उसमें सामान जो कोरियर का जो चार्ज लिया जाता है वो वस्तु की वैल्यू पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो उसी हिसाब से उसको सुरक्षित भेजते हैं, भेजने का उनका तरीका होता है। आपने उसके अंदर डायमंड भेज दिए, आपने बताए नहीं और बाद में आप क्लेम कर रहे हो, अगर वो बाय द वे कहीं खो जाए तो अगर मेरे तो डायमंड थे, है ना, तो डायमंड थे तो आपको रेट तो बताना चाहिए था भाई इसके अंदर डायमंड है, तो हम उस तरीके से भेजते भी इसको। नहीं ये तो सर इसमें दिया है सोना चांदी पैसा नहीं को किया जाए। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बताया ही नहीं है ना, वो होगा तो पहले ही मना कर देगा। तो जो हम उसमें सामान रख रहे हैं आपने उसका मूल्य ही कम बताया, क्योंकि जिस हिसाब से वो वैल्यूएबल चीज़ होती है उसी हिसाब से कोरियर का चार्ज होता है। हाँ, तो मतलब जो आप रेट बता रहे हो वो जो उसका अंकित मूल्य है, मतलब उस पर जो प्रिंट मूल्य होता है उसका सेम जैसा ही होना चाहिए, है ना। मतलब सेम तो नहीं हो सकता है क्योंकि हर वस्तु अंकित मूल्य पर नहीं मिलती है, अंकित मूल्य से कम पर भी उपलब्ध होती है। तो लेकिन अगर बहुत सारा डिफरेंस है, उस पर 1000 रुपये लिखा था तुमको 5 रुपये मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मार्जिन करके कोई देगा, है ना। सर जैसे बहुत महंगी पेंटिंग भेजी हमने, वो रास्ते में टूट गई, उस पर हमने 100 रुपये लिखवा रखा था, थी वो बहुत महंगी, तो हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना। तो 100 रुपये भी करेगा। हाँ, फिर वो उसी के हिसाब से आपको अपना जो हर्जाना है, नोटिस है, वो भी आपको देता है ना। तो क्या करना होता है उसमें हमको मतलब रेट उसी हिसाब का एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो उसी हिसाब से लेता भी है फिर कि भाई उसे सुरक्षित तरीके से भेजना भी पड़ेगा उसको। तो ये कहने का मतलब है, तो फिर अगर आप ऐसा कुछ होगा तो जब्त कर लेगा, लेगा नहीं, तुमको तो देगा नहीं, अपने अंडर में ले लेगा। अपने झूठ बोला फिर आप उसको जो उसके टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर अगला आता है इसमें अंतर्देशीय डाक। अंतर्देशीय डाक, अच्छा अंतर्देशीय का मतलब थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कोरियर सेवाएं, ट्रांसपोर्ट एजेंसियां को और ये रेलवे पार्सल सेवाएं आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आपको जब लिखने के लिए आएगा कि डाक विभाग के अतिरिक्त हम पार्सल और किन किन के माध्यम से भेज सकते हैं, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका अंतर्देशीय डाक। जब आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी थोड़ी सी आसानी रहती है। देखो अंतर का मतलब होता है अंदर, देशी, जब आप एक ही देश के अंदर जिन डाकों को आप भेजते हैं वो डाक हमारी अंतर्देशीय डाक कहलाती है। अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर, ठीक है। देश के अंदर अलग-अलग राज्य, हाँ, देश के अंदर कहीं पर भी, चाहे वो आपके केंद्र शासित हों, चाहे वो आपके स्टेट्स हों, ठीक है, कोई भी राज्य हो, आप कहीं से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में, देश के अंदर मतलब विदेश में नहीं भेज सकते आप, देश के अंदर, तो वो हमारे अंतर्देशीय डाक कहलाते हैं। तो अंतर्देशीय जो डाक होते हैं उनको हम किन किन के माध्यम से भेज सकते हैं? तो अंतर्देशीय डाक को आप हवाई मार्ग से भेज सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी भेजना है, जहाँ पर रेल की सुविधा नहीं जाती है तो वहाँ पर हवाई सुविधा ही होगी, है ना, तो आप हवाई मार्ग से भेज सकते हैं। जलमार्ग, जलमार्ग, ये 3 मार्ग का मतलब होता है रास्ता। आप 3 रास्तों से देश के अंदर सामान को भेज सकते हैं। यदि आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगी अंतर्देशीय डाक, तो आप उसके बारे में इतना डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? हम उनमें इन सब के बारे में लिखेंगे। पहले उसके बारे में बताएंगे वो डाक क्या होती है, अंतर्देशीय डाक क्या होती है, फिर उसमें हम किन किन माध्यम से भेज सकते हैं, तभी तो आपका क्वेश्चन का आंसर बड़ा होगा। तो ये सब आपको लिखना है उसके। अब हवाई मार्ग मतलब हवाई रास्ते से, जहाँ पर देखो दो कारण हो सकते हैं हवाई मार्ग से भेजने के। बता सकता है कोई कौन से कारण हो सकते हैं हवाई मार्ग से डाक भेजने के?
यहाँ पर जैसे रेल कि नहीं यहाँ पहुँचता पर नहीं। ट्रेन जाती है। हाँ, या तो वहाँ पर अन्य सुविधाएं ना हो। और सर एक ये भी हो सकता है हमें डाक बहुत जल्दी भेजनी हाँ, है। वेरी गुड। या तो डाक आपको बहुत ही जल्दी भेजनी हो, शीघ्रता की दृष्टि से भेजनी है ना, तो हम हवाई मार्ग से उसका चयन करते हैं। या तो वहाँ पर अन्य कोई सुविधाएं ना हो, तभी तो आप भेजेंगे, है ना। वैसे अगर हमारे पास पर्याप्त टाइम है और वहाँ पर सुविधा भी, डाक की भी सुविधा है, रेल की भी है, तो हम हवाई वाली क्यों देंगे, क्योंकि हवाई मार्ग की सुविधा तो और भी महंगी हमको पड़ेगी, है ना। तो वहाँ पर दो ये कारण हो सकते हैं। अच्छा, जल मार्ग, सर जहाँ पर हवाई जहाज की सुविधा ना हो। जहाँ पर हवाई मार्ग की सुविधा, तो ट्रेन यहाँ भी पर जाती है। हाँ, क्योंकि हम पानी के रास्ते, जो पानी वाले जहाज होते हैं, हम उनके रास्ते से, शिप के माध्यम से अगर हम डाक भेजते या हैं। जो जल मार्ग से पास पड़ता हो, ऐसे भी हो सकता है सर, जो जल मार्ग से जल्दी पहुँच जाए। हाँ, शीघ्रता की दृष्टि से भी हो सकता है, मतलब वहाँ पर हवाई मार्ग की सुविधा नहीं है, लेकिन हवाई मार्ग की हवाई हो सकती है, वो तो ऊपर ही ऊपर चल रहा है, है ना। हवाई अगर अड्डा रास्ते ना बनाए हो। जाए तो हिल पर भी ट्रेन के भी रास्ते हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जहाँ ना हो। सर जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, जल मार्ग से जल्दी पहुँच क्या जाए। होता है कि सुनो, जो व्यापारी वर्ग होते हैं और उनका जो आवागमन है वो जल के रास्ते से बहुत आसान पड़ता है। जो बंदरगाह होते हैं ना, जल का मतलब बंदरगाह, है ना, तो एक बंदरगाह से अगर दूसरे बंदरगाह लेकर के जाना है और सस्ता पड़ जा रहा है, और सामान की उपलब्धता भी कभी कभार वहीं होती है, तो हम उसको वहाँ से ले, उस बंदरगाह से लेकर के रेलवे स्टेशन जाएंगे तो हमें दूर पड़ता है, और बंदरगाह टू बंदरगाह जब हमको व्यापार करना होता है, सामान का आवागमन करना होता है, तो हम वहाँ पर जल मार्ग की सुविधा का चयन करते हैं। हाँ, सर इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो समय है उसकी अधिकता ज़्यादा लगती है और ये शीघ्रता भी नहीं पहुँचता है। तो अब ये तो है ही, जल मार्ग तो आपको पता ही कैसे चलते हैं, है ना। जल मार्ग की जहाँ पर आप समझ लो कि सुविधाएं नहीं है, लेके जाने जाना हो है, सकता है रास्ते में। भाई पानी वाले जो जहाज होते हैं, अब तो थोड़ा सा ये है कि वो स्टीम से चलते स्टीमर होते हैं, पहले के हवा के झोंके के हिसाब से चलते थे। अगर हमको जाना है पश्चिम में, हवा का झोंका अगर उत्तर में चल गया तो हम उत्तर में जा रहे हैं, अब इंतजार करेंगे कब से वो फिर पश्चिम की तरफ चलेंगे। और सर डूब जाए, अगर तूफान आ जाए तो डूब जाएगा। तो ये सुविधाएं थोड़ी सी पहले थी, लेकिन अब है सुविधा की, मतलब हम उनको चलाते हैं, तेल चलित भी होते हैं, तेल से चलाए जाते हैं। अब तो ऐसी सुविधाएं हैं कि पानी के अंदर ही अंदर चले जाते हैं, पनडुब्बियों को मदद से पता ही नहीं चलता लोगों को, है ना। तो अब सुविधाएं हैं, तो जब सामान आपको जल मार्ग से भेजना हो तो मतलब अन्य सुविधाएं ना हो, समय आपके, अब अन्य सुविधाएं ना हो तो चाहे वो स्लो में जाए, चाहे लेट जाए, चाहे खर्चा ज़्यादा लगे, भेजना तो वही, तो इस तरीके से भेजा जाता है जल मार्ग। अच्छा, थल मार्ग मतलब जो पृथ्वी वाला रास्ता है, जमीन का रास्ता है, मार्ग वाला रास्ता है, इस रास्ते से जब हमको भेजना होता है तब हम थल मार्ग समझे नहीं समझे, है ना। जैसे हमारी थल सेना होती है, थल सेना किसको कहते हैं, हाँ, रेल वाला होता है। सर ये ट्रांसपोर्ट से याद रख लेंगे, एयर, वाटर, लैंड। हाँ, आराम से आप कर सकते हो, कोई है ना। याद करने का तरीका फिलहाल मुझे लगता है इतना टफ नहीं है। जब आप एक बार मैंने क्या कहा, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे, हाँ ये बात सही है, आपको अगर यहाँ आप सोचोगे यदि हमको आंसर अंतर्देशीय पर लिखने के लिए आ गया तो क्वेश्चन को ज़्यादा कैसे लिखेंगे, वहाँ पर आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, फिर इन सबको आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अगर आप यही भूल गए तो फिर वहाँ इतना याद आएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में पार्सल, सामान, वस्तुएं भेजने के लिए हम अंतर्देशीय डाक का इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब हर चीज़ में एक अपनी रुचि होनी चाहिए, पढ़ते समय मन के अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ सीखना है। हर चीज़ में सीखने के लिए कुछ न कुछ हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, बस आपके अंदर एक रुचि होनी चाहिए। अब इसमें और लिखना है, हाँ, जमीन के रास्ते जो भी आप डाक, चाहे आप टैक्सी मान लो, चाहे आप बस के माध्यम से भेजो, ट्रेन के माध्यम से, ये भी जितने भी आपके रास्ते हैं
ये सब आपके उसमें ही थल वाले में आ जाएंगे, जो जमीन पर होते होते हुए चलेंगे। हवाई का मतलब ऊपर से जा रहा, पानी मतलब पानी पानी, थल पर अगर बस भी चल रही है तो वो थल ही तो है वो, है ना। साइकिल से भेजोगे तब भी वो भी ऐसे ही है ना। तो थल का मतलब है जो जमीन पर रहते हुए है। सर अगर इसे ज्यादा पढ़ाना है तो इसके लाभ और हानि लिख देंगे। हाँ आराम से लिख सकते हो। देखो ना, ये कहते हैं कि माइंड ऑफ प्रेजेंस, आप अपने माइंड में क्या सोच पाते हो क्या, और वो भी आउट ऑफ टॉपिक ना जाए, और समय भी हमारे पास सीमित है, तो हमें कुछ ऐसा लिखना है कि हम सीमित समय में आंसर भी छोटा ना होने पाए, है ना, और सबको समय भी दे पाए, सभी आंसर सभी क्वेश्चंस को भी समय दे पाए। ऐसा आपको करना है। राइटिंग भी साफ रखनी है, तो लिखना भी जल्दी जल्दी है ना। सुंदरता का भी विशेष ख्याल रखना है। तो उस समय, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ना आंसरिंग करना सीखो। क्वेश्चंस लिख लिया फिर उनका आंसर दो। आप देखो कि हम कितनी स्पीड में एक क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, उससे आपको अनुमान लग जाएगा। और आपको उनके टॉपिक्स के बारे में, उनके कंटेंट के बारे में पहले से पता होना चाहिए। अगर नया कंटेंट आ गया हमें सोचना पड़ेगा उसके बारे में, है ना। तो अगर आपको आंसरिंग नहीं पता, किसी में आप कम लिख दे रहे हो, किसी में ज़्यादा लिख दे रहे हो, तो अगर हमें पता रहता है कि हाँ हमको इतना ही लिखना है, माइंड में पहले स्टोर रहता है, हमें उसकी अनुभूति होती रहती है। दूसरा आता है अंतरराष्ट्रीय डाक। अंतरराष्ट्रीय डाक, अंतरराष्ट्रीय डाक क्या होती है? देखो इसमें उसमें था अंतरदेशीय, देशी मतलब देश है, इसमें है राष्ट्र, इसमें राष्ट्र है। राष्ट्र जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चीन है, पाकिस्तान एक राष्ट्र है ना। तो मतलब एक देश से जब दूसरे देश को आपको कोई भी कुछ सामान डाक भेजना है, वस्तु भेजनी है, तो इसको हम कहते हैं अंतरदेशीय डाक। ठीक है, अब कैसे भेजना है? एक देश से दूसरे देश को जब हम भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं अंतरदेशीय, है ना। आपको डाक बुक करवाने के लिए अगर जाना हो, आप उसको भेजना, तो वो विदेश में चाह रहे थे, आपके सामने दो ऑप्शन रखा, जैसे आप वहाँ पर पहुँची, जहाँ ही सुविधा दी जाती थी जी, कहाँ भेजना है, हाँ मतलब किस माध्यम से, कैसे भेजना है भाई? अंतरराष्ट्रीय अंतरदेशीय है, अब पता ही नहीं था ये क्या होता है ना। तो अगर आपने उसको कुछ दूसरा कर दिया तो दिक्कत होगी। फिर वो कहेगा अरे भाई आप तो अंतरदेशीय कह रहे हो, इस पे एड्रेस तो आपने अमेरिका का लिखा हुआ है। अमेरिका तो हमारे देश में है नहीं है? तो अच्छा भाई मुझे पता नहीं यार, देख लो इसमें कुछ भेजना अमेरिका है ना। तो मतलब कहेगा यार देखने में तो सूट बूट से तो पढ़ा हुआ लगता है, समझ नहीं है इसको। आपके साथ ऐसा ना घटित हो, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि अंतरदेशीय अंतरराष्ट्रीय क्यों आशीष पता हो गया? पढ़ते समय बोलते हैं, है ना, कि ओके ठीक सर समझ में आ रहा है ना। उससे क्या होता है कि जब हम एकदम से मुंह बंद करके बैठते हैं तो थोड़ा सा उबाऊपन लगता है, और जब थोड़ा सा सोचते रहते हैं उसके बारे में तो एक क्षण हमारे दिमाग में वो बातें आती जाती हैं और फिर हम भूलते नहीं हैं। और टॉपिक भी याद रहता है। हाँ टॉपिक याद रहता है। अच्छा उस दिन हम हंस रहे थे जब हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। मतलब ज़्यादा नहीं हंसना है, नहीं तो फिर आपकी हंसने वालों में गणना हो जाएगी। मतलब पढ़ते समय थोड़ा सा खुश रहने का प्रयास करना है, तब वो चीज़ हमको ज़्यादा समझ में आती है। क्योंकि ज़्यादा जब हम बोर होकर के किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आती है। अभी आप खुश होकर के किसी चीज़ को पढ़ोगे ना, तो जो गलत चीज़ होगी अर्थात जो हमको समझ में नहीं आ रही है ना, पूछ सकते हैं, है ना। और अगर अभी आप प्रेशर में बैठे हो, प्रेशराइज रहोगे, पता नहीं ये मुझे समझ में, आप तो बार बार उसी के बारे में सोचोगे, फिर आगे वाला भी छूटता चला जाएगा। और जब आप समझोगे अच्छा अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्र मतलब कोई भी देश, है ना, तो थोड़ा सा आपको मतलब इससे क्या होता है ना, वो चीज़ हमें याद हो जाती है। अब अंतरदेशीय अंतरराष्ट्रीय, अब हम परिभाषा कहाँ तक याद रखोगे आप?
उसमें देशी था तो बस आपको परिभाषा याद हो गई, अब उसमें राष्ट्र है तो जे में उसकी परिभाषा याद हो गई। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा हर शब्द एक क्लू छोड़ता है, एक अपने बारे में संकेत देता है, उससे ही हम फिर समझ जाते हैं, फिर आगे याद करने की जरूरत नहीं है। पहचान करना है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में अपना दिमाग लगाना है, सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करना है आपको। इससे हम कभी तो जब अंतरराष्ट्रीय डाक भेजते हैं, जिसको भी इसको भेजने के 3 तरीके हैं, समुद्री मार्ग के माध्यम से, वायु मार्ग और थल मार्ग। ठीक है, अब समुद्री मार्ग में आपका समुद्र में क्या होता है, वाटर ही वाटर, पानी ही पानी रहता है, तो मतलब वो जहाज के माध्यम से, वो जल मार्ग वाला सिस्टम है समुद्री मार्ग आपका। क्योंकि अब जल मार्ग जैसे हम अपने यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो जो हमारे समुद्र के किनारे हैं वो तो जल मार्ग से चलेंगे, लेकिन कोई सुविधा अगर ऐसी है कि अच्छा, तो आपने देखा कि ये जो डाक है ये भी हमारे 3 माध्यम से भेजे जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में। पहला होता है समुद्री मार्ग है, और दूसरा हवाई, और तीसरा है हमारा थल मार्ग। ठीक है, अब समुद्री मार्ग में तो हम समुद्र के रास्ते अर्थात पानी के जो जहाज होते हैं, है ना, वो शिप में सामान रख करके, कंटेनर में भर करके अच्छी तरीके से एक स्थान से जहाँ जाना है तो पानी के रास्ते ये हमको भेज देते हैं। ठीक है, और दूसरा रास्ता है हमारा हवाई मार्ग का। हवाई रास्ते से एरोप्लेन होते हैं, इनके लिए जो कॉमर्शियल प्लेन होते हैं जिनके माध्यम से सामान ही भेजा जाता है, वो हर देश के लिए चलाई जाती है, उनकी बुकिंग होती है, सामान बुक किया जाता है, और फिर वो धीरे धीरे उस रास्ते सामान लोड हो जाता है। जैसे अभी इसको पूछो, इससे पता होगा दिलीप, हवाई जहाज से कैसे भेजते हैं सामान? हाँ, हवाई जहाज इनके सामान वाले, यात्री वाले अलग होते हैं, सामान वाले जो होते हैं वो अलग से होते हैं, उनमें सामान बुक किया जाता है। मुझे लगता है कि उसमें जैसे सामान चढ़ाते होंगे, सामान तो काफ़ी भारी होता है, मुझे लग रहा है कुछ चैन सिस्टम होता होगा, वहाँ तक जाने के लिए सामान रख दिया, चलता जाता होगा चैन, सामान चढ़ता चला जाता होगा, है। जैसे चढ़ने वाली लिफ्ट होती है ना, उसमें ऐसा होता है। हाँ, मैंने देखा था वो जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ दिल्ली में, मैंने देखा सामान किस तरीके से जाता है। बहुत बड़े बड़े कंटेनर से एक रूम होता है 10 बाई 10 का, इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें सब सामान रख करके बंद कर दिया जाता है पूरा, और फिर हवाई जो यात्री वाले हवाई जहाज होते हैं ना, उसमें भी नीचे सामान यात्री को रखने के लिए वो होता है। हाँ, उसमें होता है। वो यात्री वाले तो होंगे ना, अपना सामान कैरेज कैसे लेकर? हाँ, अर्जेंट तो जैसे हमारी पैसेंजर ये ट्रेन होती है, इनमें ट्रेन में भी एक डिब्बा लगा देते हैं, भेज देते हैं, तो ऐसे ही उसमें भी सुविधा होती है। तो इस तरीके से अगर आपको विदेश में भेजना है हवाई जहाज के माध्यम से, तो आप अपना बहुत ही अच्छी तरीके से भेज सकते हैं। एरोग्राम मतलब हवाई माध्यम से भेजना, जो पत्र होते हैं उन्हें एरोग्राम कहते हैं, जो हवाई माध्यम से, हवाई माध्यम से जो भेजे जाते हैं। एयर, ये एयर होता है ना, एयरप्लेन बोलते हैं, इसको एरोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। और जहाँ पर जैसे कुछ देश हैं जहाँ पर हम जिनकी सीमाएं हमसे लगी हुई हैं, बीच में पानी भी बाधक नहीं बनता है, और सुविधा है, पटरी की भी सुविधा है ना, तो वहाँ पर जैसे हाँ नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, वहाँ पर हम ये अपने रास्ते से भी माल अपना कर लेते हैं, ट्रकों के माध्यम से भी सामान भेज देते हैं। सर वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है? हाँ, वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सामान तो हम कह सकते हैं कि 3 माध्यम से हम विदेशों को भी भेज सकते हैं, है ना। अब उसके पश्चात में जो डाक विभाग द्वारा कुछ अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं, उन सुविधाओं को आपको देखना है, वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं।
जो डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। डाक विभाग की कुछ सेवाएं हैं, विशेष सेवाएं हैं। डाक विभाग की विशेष सेवाएं हैं, उन सेवाओं के बारे में आपको देखना है। जैसे हमने देखा था कि डाक विभाग के द्वारा पत्र तो भेजे जाते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र भेजे जाते हैं। पत्रों की ही श्रेणी में एक पत्र आता है पोस्ट कार्ड, है ना, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या होता है? जैसे पत्र होते हैं, बंद होते हैं ना, ये कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ एड्रेस लिख देते हैं, जिसको भेज रहे हैं अपना एड्रेस, ये पूरा खाली होता है, पीछे का भी पूरा खाली होता है ना, और इसमें लिख करके हम अपना आराम से भेज देते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखो इसमें आपके इसमें दिया हुआ है पिन कोड, एड्रेस पूरा, और टिकट भी लगाने का स्थान होता है इसमें, तो इसको भेज दिया जाता है। तो अब मुझे लगता है कि ये सुविधाएं जो डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, ये बहुत पुरानी सेवाएं हैं। जब से दूर संचार प्रणाली अर्थात मोबाइल ये सब के हाँ पड़े होंगे, तो पहले रखते थे लोग घरों में, हैंगर टाइप का होता था, उसी में उसको डाल देते थे, लगा देते, नथी कर देते थे, है ना, तो वो अब ये मतलब अब फ़ोन की सुविधा हो गई। इसमें क्या है कि आने जाने में समय लगता है, लिखो, पहले लेने जाओ, फिर लिखते थे विचार अपने। नाना नानी जो हमारी मम्मी भी लिखती थी ऐसे। लेकिन दूर रहते हैं, जैसे भाई वो राखी भेजते हैं अभी, हाँ अभी भेजते हैं तो वो पोस्ट कार्ड के माध्यम से नहीं भेजते हैं, है ना, क्योंकि इसमें तो कोई रखने की व्यवस्था नहीं होती, तो कार्ड टाइप ये पोस्ट कार्ड हम लिखते हैं तो सब पढ़ सकता है, तो देखा जो ज़्यादा ओपन होता है, जिसमें कुछ सीक्रेट नहीं होता है, वो हमारा पोस्ट कार्ड होता है। इसमें कुछ ये कार्ड टाइप का होता है, बिल्कुल जैसे कार्ड होता है ना, हैवी वाला पेपर, हैवी पेपर टाइप का होता है। नहीं पहले, अब नहीं भेजते। पहले क्या होता था कि फ़ोन तो थे नहीं, लैंडलाइन का सिस्टम था, बहुत 4 गांव 5 गांव में कहीं एक फ़ोन होता था, है ना, तो बहुत असुविधा होती थी अपने संदेशों को भेजने में। तो जो हमारे रिलेटिव होते थे, उनको अगर हमें अपने शब्द, अपने विचार भेजने हैं तो माध्यम होते तो हम पोस्ट कार्ड भेजते थे, या तो हम अंतरदेशी भेजते थे। जैसे कोई बाहर जा रहा है तो हम उसके बाद सूचना देते हैं पहुंचिए सही। हाँ, तो सूचनार्थ जब हम देते हैं अपनी हाल कुशल क्षेम अपनी प्रस्तुत करते हैं वहाँ पर, तो हम उसके माध्यम से लिख देते थे। अब अपने बारे में लिख रहे हैं, कुछ गोपनीय तथ्य नहीं, तो खुले भेज देते थे, इसमें कोई ऐसा नहीं था। हाँ, जब वहाँ पर अब सुविधा जब फ़ोन की थी नहीं, अब मान लो हमारी माता जी हैं, अब घर तो दूर होता है ना, अब आवागमन भी पहले इतना नहीं होता था, ना ही इतने संसाधन थे कि बस बैठे बाइक में और स्टीयरिंग घुमाई और आधे घंटे में पहुंच गए, है ना। आवागमन काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, लोग आना जाना नहीं हो पाता था, दूर दराज के जो होते थे। तो अपना यही कम्युनिकेशन का एक माध्यम था। अगर उनको लगा कि बहुत दिन हो गए हैं, कुछ हाल चाल नहीं मिली है, तो ये सस्ता, तभी तो ओपन होता है, ओपन होता है ये, इसीलिए सस्ता होता है। ये अंतरदेशी से सस्ता पड़ता है। तो तब हम इसको उसमें भेजते थे, खुला अपना भेज दिया और वो वहाँ पर चला गया। और जब उनको मिल गया तो उन्होंने भी उसके संदर्भ में कि मुझे आपका पत्र इस दिनांक को मिला, पढ़ करके बहुत खुशी हुई, जान करके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर सभी कुशल पूर्वक रह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। छोटा वाला जो बेटा था वो भी अब बड़ा हो गया है, आप लोग चाचा कहने लगे। मतलब अपने विचार कैसे लिखेंगे, अपने तो जैसे मतलब ऐसे ही अपने विचार व्यक्त किए जाते थे, उसमें अपने विचार व्यक्त किए जाते, क्योंकि पहले बोलोगे कैसे, तो जो हम कहना चाहते थे ना वो उसी भाषा में लिखते थे। मैंने अपने माँ के लिखे हुए पत्र पढ़े जो हमारे नाना जी को लिखती थी, और माँ को सुभाषित, हाँ सभी को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम, और ये सब कुछ उसमें लिखा जाता था। मतलब जब आप उनको पढ़ो तो ऐसी फीलिंग आती है कि एक हम सामने ही वार्तालाप हो, जैसे आप ना फ़ोन पे बात करते हैं
तो अपने नानू से, अपने नाना जी जो भी आप संबोधित करते हैं उनको तो प्रणाम कहते हैं कि नहीं कहते, नमस्ते कहते हैं। तो वो सब कुछ उसमें उसी प्रकार से लिखा जाता था कि जैसे आप लोग टेलीविजन पर देखते हैं जब कोई पत्र पढ़ता है तो ऐसा फील होता है कि बिल्कुल सामने है ना। तो वही एक माध्यम था कम्युनिकेशन का, जिसमें जो हमारा पोस्ट कार्ड था ये उसी का एक भाग है। पोस्ट कार्ड इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपके सम्मुख इसमें दी हुई है, इसमें पता पूरा होता था। फिर दूसरा होता था अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र ये जैसे स्काई कलर होता है ना, इस प्रकार नीले नीले हल्का नीला कलर आता है इसमें, और ये मतलब इसमें अंदर कुछ रखा नहीं जाता है, ये इस तरीके से फोल्ड होता था कि वो अंदर तक फोल्ड होता, 3-4 परत में होता है ना। हाँ, वो मतलब इस तरीके से बनाया ही डाक विभाग के द्वारा गया था कि उसको जब फोल्ड करो ना तो पूरा लिफाफे जैसे फोल्ड हो जाता है ना। उसको खोलोगे तो खोलने का सिस्टम है, चिपकाने का सिस्टम उसमें सब बाकायदा उसके अंदर था। देखो इनमें क्या होता है ना कि 10 नंबर में नहीं पूछे जाते, जब पूछा जाएगा ना तो डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली डाक संबंधी सेवाएं, तो आपको उसमें चाहे पोस्ट कार्ड हो चाहे अंतर्देशीय सभी लिखने पड़ेंगे। तो आपने लिखा, हेडिंग डाली और फिगर आपने बना दिया, आपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिया, आपको वो दिखाना है कि हमें इसके बारे में जानकारी है। अब इनका कोई यूज नहीं है, अब इनका कोई इस दुनिया में जहाँ पर दूरसंचार प्रणाली इतने चरम तक पहुँच गई है कि हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर बताओ इसकी क्या तुलना रह गई है? इसकी कोई तुलना ही नहीं है। जहाँ पर हम फेस टू फेस देख सकते हैं, पीछे भी क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आवाज़ सुनते थे तो ठीक था कि आवाज़ सुन रहे, सोचते थे कि किस तरीके से। अब तो टेलीफोन में वायर भी नहीं, आवाज़ आती कहाँ से होगी? पहले हम लोग जब छोटे थे तो दिमाग लगाते थे कि कान में उठाते हैं, इसमें तो वायर होती है, आवाज़ कहीं से आती है, उसमें चली जाती है, फिर कान में सुनाई पड़ती है ना। हाँ, उसके कनेक्शन नेटवर्क लगा होता था, पूरा रेंज कैच करता था, तब वो होता था। लेकिन अब तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मतलब फेस टू फेस चेहरा दिखता। टेक्नोलॉजी देखो आप कैसे प्रतिबिंब वहाँ से कैच करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि तो अब इनके बारे में सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में क्या इस्तेमाल करते थे हम। ऐसा नहीं कि डाक विभाग के द्वारा ये सुविधा बंद हो गई, आप भेजोगे तो आराम से भेज सकते हो आप, इसलिए डाक खाने में मिलेंगे, भेजता कोई नहीं है, क्योंकि अब कौन भेजेगा जब तत्काल हमारा कनेक्शन है। अब जैसे मान लो कहीं पर हिल स्टेशन पे हो जहाँ पर फ़ोन की रेंज ही नहीं है, वहाँ मजबूरी है ना भेजना, वहाँ तो भेज रहा हूँ। अब आप देख लो कि जहाँ सिग्नल ही नहीं आते, कहीं बॉर्डर पे आपको कहीं लगा दिया तो वहाँ पर डाकिया आता है अभी भी। या तो वहाँ का जो एक हेड ऑफिस होता था जहाँ पर फ़ोन्स की सुविधाएं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क प्रणाली इतनी ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, आइलैंड्स वगैरह पे भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो वहाँ ऐसे स्थानों पर दिक्कत आती है, तो वहाँ पर भेजे जाते हैं, अभी भी ये सब भेजे जाते हैं, लोग पहुँचते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं, डाकिया जाता वहाँ देने के लिए, तो सब मेरी डाक आई है क्या? तो ये सिस्टम है। फिर लिफाफा, पोस्ट ऑफिस में लिफाफे भी मिलते हैं, है ना, हर साइज के आधार पर, जिन पर भेजने वाले का नाम, पता, ये सब उसमें अंकित होता है। तो लिफाफे आपने देखा कि लिफाफे की सुविधा होती है, पोस्ट कार्ड की सुविधा है, अंतर्देशीय की सुविधा है, और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की और सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, जिनमें आपका बुक पोस्ट भी आता है ना। बुक पोस्ट में इनके द्वारा छपे हुए जो साहित्य, नक्शे, व्यापार संबंधी जो दस्तावेज होते हैं वो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बुक पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, बुक पोस्ट, बुक टाइप के जो कागज़ होते हैं इस प्रकार के गट्ठर अगर आपको भेजने हैं तो आप उनको बुक पोस्ट की श्रेणी में आप भेज सकते हैं। ये आपको अन्य से सस्ते भी पड़ते हैं, क्योंकि ये ओपन होते हैं, इसमें किसी प्रकार की इस प्रकार का कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है इसमें खोने की, तो ये थोड़ा सा सस्ते पड़ते हैं।
तो यदि आप इनको बुक पोस्ट की श्रेणी में भेजेंगे तो ज़्यादा महंगे आपको नहीं पड़ेंगे। वहाँ बताना पड़ता कैसे भेजना है, तो बुक पोस्ट करना है। सर इसमें इसका मतलब क्या है? इसमें पाने वाले के लिए कोई समाचार नहीं भेजा जा सकता? इसमें लेटर नहीं होता, इसमें जो भेजना है ना वो सामान ही होता है, उसमें लिखित में कुछ नहीं होता, कैसे है, यहाँ सब कुशल मंगल है, ये सब कोई व्यवस्था नहीं होती है। बस उसमें किसको जाना है वो ऊपर लिखा है, उसी पर नाम लिखा, मोहर लगी है, डाक विभाग की टिकट चिपका है उसी लिफाफे पे, और बस जो पूरा कार्टून टाइप का है वो बुक पोस्ट के अंतर्गत भेजा जाता है। तो इसमें समाचार कुछ नहीं होता है इसके अंदर। बुक या सैंपल पैकेट ये भी आपके सेम इसी तरीके से हैं। और ये बिजनेस रिप्लाई कार्ड, बिजनेस में रिप्लाई कार्ड आते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड आपका होता है, सेम इसी प्रकार का ये छपा रहता है। और जो कंपनियां होती हैं अपना अलग अलग बिजनेस कार्ड जो है वो अपना छपवाती हैं, और उस पर वो डाक लगाने की सुविधा होती है। आप डाक चिपकाओ और कंपनी का एड्रेस पर पहले से फिलअप रहता है, और आप जो भी जवाब देना है, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, बिजनेस संबंधी अगर रिप्लाई देना है तो कुछ आप उनका इस्तेमाल करके आप डाक में डाल दो, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ कठिन इस प्रकार का है नहीं। नेक्स्ट है अंधों के साहित्य के पैकेट। इनके अंतर्गत डाकघर अंधे व्यक्तियों के लिए भेजे जाने वाली मुद्रित सामग्रियों को निःशुल्क भेजने की सुविधा प्रदान करता है। कुछ ऐसे साहित्य होते हैं जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं ना वो भी पढ़ते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, वो ब्रेन लिपि टाइप की होती है, उस पर स्पर्श करके वो पढ़ते हैं। तो जो वो उभरे टाइप के होते हैं तो उसको वो लोग पढ़ते हैं। तो यदि आप उनके लिए कुछ भेज रहे हो तो आप बताएंगे कि ये जो आपके जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, ब्लाइंड अंधों के साहित्य के पैकेट हैं, तो वो निःशुल्क भेजे जाएंगे, उनका कोई पैसा नहीं लगता। इसीलिए इनकी कैटेगरी ही अलग बना दी गई है, ये उन लोगों को एक सुविधा प्रदान करने के लिए, ताकि वो भी लोग पढ़ सकें। फिर आपका पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड, जैसे आप देखते हैं कि लोग प्रतियोगी परीक्षाएं करवाते हैं, उसमें एक आपने न्यूज़ में या टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, प्रतियोगी क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में। तो अगर आपको कोई जवाब देना है उसका, तो आप ये वाला जहाँ पर कोई जैसे KBC जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं आजकल, तो जाने कैसे कैसे क्वेश्चन की प्रतियोगिताएँ, हाँ, तो उनमें आप जैसे उनका जवाब आपको पता है तो बहुत लोग तैयारी करके बैठे रहते हैं, आपको पता है कि आज सवाल पूछेगा, अब वो भर करके बस तुरंत भेज, जिसका सबसे पहले पहुंचता है, सही आंसर होता है, उसको भी वो कुछ न कुछ इनाम उनके द्वारा कुछ पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो ये इसमें बिल्कुल ये समझो कि पोस्ट कार्ड जैसे होते हैं, लेकिन ये इन पर लिखा रहता है प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड खुले रहते हैं, क्योंकि इनमें कुछ सीक्रेट नहीं है ना, तो ये तब भेजे जाते हैं। मतलब ये सब आपकी जानकारी के लिए है, जब भी पूछा जाएगा तो आपको इस पर टिप्पणी टाइप की छोटी सी पूछी जाए, जिसमें आपको 2 नंबर 2.5 नंबर का होगा, तो फिगर आप बना दें, इनके बारे में जितना अधिक से अधिक आप लिख पाएँ बस इतना आपको करना है ना। आप ऐसा मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे आप अछूते ना रह जाएँ, आप अनभिज्ञ ना हो, ऐसा लोग आपको पता ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, देखो फिगर से क्या होता है ना, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाँ ये वही तथ्य कुछ ऐसा ही आप कहना चाहते हैं, है ना। मतलब कहते हैं जहाँ पर हम कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पर यदि हम उसका फिगर बना देते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर रजिस्ट्री के बारे में, कि रजिस्ट्री भी एक सुविधा दी गई है डाक विभाग के द्वारा, रजिस्ट्री आप करवाते हैं। तो रजिस्ट्री किस प्रकार से, प्रायः पत्र, बुक, पैकेट, पैटर्न, मुद्रित सामग्री, समाचार पत्र, पार्सल आदि को जब आप साधारण डाक से भेजते हैं तो उसके पहुंचने की जो निश्चितता वो नहीं रहती है, तो निश्चित नहीं को पहुंचेगा, हो सकता है कि रास्ते में कहीं रुक जाए, कहीं खो जाए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये पहुंचे और आपके पास में उसका कोई प्रूफ रहे, अगर आप साधारण डाक से भेजते हैं तो आपके पास में कोई प्रूफ नहीं होता, कोई प्रूफ, कोई सबूत हमारे पास होते नहीं। हम जाते हैं और वो बाहर जो लगा रहता कंटेनर उसमें हम डाल देते हैं, चले आते हैं, पता नहीं पहुंचेगा, रास्ते में खो जाएगा, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन यदि आप रजिस्ट्री के माध्यम से भेजते हैं तो जब हम वहाँ जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए तो उस पर एड्रेस सब पूरा बाकायदा लिखा रहता है, और जब वो दूसरे के पास भी जब जाएगा तो वो डाकिया उनसे साइन भी करवाता है बाकायदा रजिस्ट्री का, कि साइन कीजिए कि आपको
आपको डाक मिल गई है, ठीक है। तो ये सुविधाएं भी वहाँ पर दी जाती हैं। तो इनको जब आप ये चाहते हैं कि हमारे पास में कोई प्रूफ हो, कोई सबूत हो हमारे भेजने का, तो सामान वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, यदि वहाँ पर वो व्यक्ति लेने वाला नहीं होता है तो वो आपका वापस भी हो जाता है, वो आपका वापस भी हो जाता है। इससे पता चलता है कि हाँ जी वो व्यक्ति वहाँ पर था ही नहीं, मिला नहीं, या एड्रेस गलत है तब भी वापस। अन्य के माध्यम से भेजोगे तो वहीं पड़े रह जाएंगे, वापस नहीं आता, क्योंकि उसमें वही वो उनका कार्य ही वही था कि जाना, गया तो गया, नहीं गया तो भी गया। लेकिन इनके माध्यम से आपको रिवर्स वो मिलना होता है। तो इनकी विधि क्या है, कैसे हम रजिस्ट्री को करवाते हैं, आपसे पूछा जाता है रजिस्ट्री से आपका क्या अभिप्राय है, इसको किस तरीके से इस पर एक संक्षिप्त में नोट लिखें। तो वो नोट आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि डाक पर पते की तरफ बड़े व मोटे अक्षरों में रजिस्टर्ड शब्द लिखना चाहिए। जहाँ पर आप, वैसे मैं आपको बता रहा था, पंजीकृत का मतलब रजिस्टर्ड होगा। महत्वपूर्ण, गोपनीय, ध्यानाकर्षण ये शब्द बताए थे, तो वहाँ पर हमको ये लिखना पड़ेगा पंजीकृत या रजिस्ट्री। जैसे इंग्लिश में रजिस्ट्री लिखते हैं, है ना, और हिंदी में हम उसको पंजीकृत लिखते हैं, ठीक है। पंजीकृत डाक, इस प्रकार से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हाँ ऊपर हम लिख देते हैं, जिससे कि ना उसको पता रहता है ये रजिस्ट्री है ना। वो उसको अन्य श्रेणी में नहीं भेजेगा, रजिस्ट्री के माध्यम से ही आपके उस पत्र को भेजेगा। उसके पश्चात में जिसको आप भेज रहे हो पाने वाले का पता, पूरा एड्रेस, पिन कोड, ये सब उसमें अंकित किया जाता है। और जो भेजने वाले का पता भी हमको इसमें अंकित करना पड़ता है। एक साइड में प्राप्तकर्ता का और एक साइड में प्रेषक का, जो भेजने वाला, दोनों का उसमें अंकित किया जाता है। दोनों के पिन कोड होते हैं। यदि आप उसका मोबाइल नंबर लिखना चाहो तो आप मोबाइल नंबर भी उसमें लिख सकते हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। अगर हमको अगर एड्रेस नहीं लिखेंगे या अपना एड्रेस नहीं लिखोगे तो रिवर्स कहाँ आएगा, तो इसीलिए ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर पाने वाले के हाथ की रसीद मांगनी हो तो इसके लिए डाक खाने से एक मुफ्त मिलने वाले रसीद फॉर्म को भी भरकर लिफाफे के साथ में लगा देना चाहिए। इसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, कि वो पत्र वहाँ पर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। यदि आप उसका भी प्रूफ चाहते हैं तो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है, रिसीविंग फॉर्म जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर डाक खाने में अवेलेबल होता है। वो भी आप पत्र के साथ में लगा दो, और जब से ही वो वहाँ पर भेज दिया जाएगा, उसको रिसीव हो जाएगा, वो वहाँ से आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, वो आपके पास में वो मिल जाएगा कि हाँ जी रिसीविंग आपको वो वहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। रिसीविंग का उसके पश्चात में जब ये सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वो अपना पैकेट, अपना लिफाफा, अपना पत्र हम वहाँ क्लर्क को दे देते हैं। क्लर्क उसको आगे की कार्रवाई के हिसाब से पूरा करके फॉर्म को भर करके आगे भेज देता है, ठीक है। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा आप पढ़ना, मुझे लगता है कि सभी को पता भी है रजिस्ट्री कैसे भेजी जाती है। इसके लाभ क्या है? लाभ ये है कि इसका जो पूर्ण विवरण होता है वो डाक विभाग अपने पास रखता है, क्योंकि अगर भविष्य में वो खो जाता है तो आप जानकारी किससे मांगोगे? डाक विभाग से। तो डाक विभाग इसके लिए पूरी जानकारी अपने पास में सुरक्षित रखता है, और वो इसलिए आपको इसके माध्यम से, यदि आप डाक भेजते हैं रजिस्ट्री के माध्यम से, तो आपको कोई असुविधा नहीं होती है। तो रजिस्ट्री का ये फ़ायदा होता है कि डाक विभाग के पास में इसका पूरा ब्यौरा होता है, और ये जो अन्य जितने भी डाक भेजते हैं उसे रजिस्ट्री जो है वो ज़्यादा सुरक्षित समझी जाती है। ये रजिस्ट्री का हमारा फ़ायदा होता है। यदि किसी विषम परिस्थितियों में अगर कोई इस प्रकार की हानि हो जाती है तो इसका भी भुगतान डाक विभाग जनरल जो होता है, जनरल पोस्ट मास्टर जो होता है, उसके द्वारा इसकी भरपाई की जाती है। और रजिस्ट्री के माध्यम से ये आश्वासन भी दिया जाता है कि जो पत्र हमारे द्वारा भेजा गया है वो सुरक्षित है। सर इसके बारे में बताइए, 25 रुपये क्या सिस्टम दिया है? 25 रुपये तक की हानि की पूर्ति की जाती है, मतलब 25 रुपये तक का वो हर्जाना को देता है आपको। अब पत्र में और क्या होगा भाई, जो खर्चा लगा है आप ले लो, रजिस्ट्री का जो शुल्क है आपको वापस कर देंगे। वस्तु उसी नामी व्यक्ति को मिलती है जिसको भेजी जा रही है, इसमें फ़ायदा होता है, किसी दूसरे को रजिस्ट्री
नहीं दी जाती है। डाक रजिस्टर के खो जाने पर व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री रसीद से उसकी जांच पड़ताल तक करवा सकता है। और आजकल तो ये सुविधा ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी है। जो रजिस्ट्री हम करवाते हैं उसकी स्लिप हमको मिलती है, उस पर एक नंबर होता है रजिस्ट्री का नंबर, वो आप ट्रैकिंग सिस्टम पे डाल करके पोस्ट ऑफिस पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पहुँचता है, वो अपडेट होता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचेगा कि कौन से पोस्ट ऑफिस पहुँचा, फिर कहाँ, पूरी व्यवस्था इसमें दी गई होती है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सुरक्षित है, तो आप लोगों को इसके माध्यम से भेजना चाहिए। उसके पश्चात में नेक्स्ट आता है पार्सल। तो पार्सल किस तरीके से करवाते हैं, क्या क्या हम पार्सल में भेज सकते हैं, इन सब के बारे में इस टॉपिक में आपको दिया गया है। ठीक है, कितने का हर्जाना हमको मिलता है यदि कोई वस्तु हमारी खो जाती है, कितने का हम क्लेम करते हैं, कौन सी वस्तुएं हमको भेजनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं हमको नहीं भेजनी चाहिए। विदेशी पार्सल यदि हम भेजते हैं तो हमको एक सीमा शुल्क भी देना पड़ता है, ठीक, जो टैक्स होता है वो टैक्स यदि हम विदेश में भेजते हैं तब हमको देना पड़ता है। सब इस टॉपिक में आपको मिलेगा। आप जो उस दिन पूछ रहे थे ये VPP क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका VPP ही है। इसमें आपको ये बताया गया है कि वैल्यूएबल पोस्ट क्या है। ठीक है, इसमें सब आपको दिया। बुक पोस्ट भी आपको पढ़ना है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है वो होता है स्पीड पोस्ट सेवा। जैसे आपका रजिस्ट्री है वैसे ही आपकी स्पीड पोस्ट सेवा होती है। तो ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है। स्पीड पोस्ट, पार्सल, कोरियर और रजिस्ट्री, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है इस वाले चैप्टर से। ठीक है, किसके बारे में, रजिस्ट्री के बारे में, स्पीड पोस्ट के बारे में, EMS जो होता है हमारा स्पीड पोस्ट, पार्सल और कोरियर सेवा, इन पर टिप्पणी अभी पिछले जो साल है उनमें कई बार इन सब पर पूछा गया है। तो आप इनको थोड़ा सा आप ज़रूर इनको पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में जब लिखने के लिए आएगा यदि आप पढ़ के रखेंगे तब आप अच्छी तरीके से इसमें लिख पाते हैं। और एक और है जिसको हम क्या, हाँ पिन, वही देख रहा हूँ इसमें, पोस्टल इंडेक्स नंबर। अच्छा हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। इस चैप्टर से ज़्यादातर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। जो पिन कोड होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक, इसको किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, इसमें 6 अंक होते हैं। प्रारंभ के 2 अंक कुछ अलग शो करते हैं, फिर 2 अंक अलग एड्रेस लेते हैं जिसके आधार पर उस स्थान तक वो पहुँच जाता है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो। मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर, ये सब टिप्पणी वाले पार्ट हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगर उस पोर्शन से आप समझ लो कि मनी ऑर्डर इधर से मनी ऑर्डर पूछा जाएगा तो उधर से रजिस्ट्री, अगर उधर से आपका पूछा गया स्पीड पोस्ट तो इधर से पार्सल, है ना। तो ये थोड़ा सा हाँ। अच्छा, मनी ऑर्डर आप जानते हैं, जब आप डाक के माध्यम से पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मनी ऑर्डर कहलाता है ना। जो पैसे आपको भेजने हो वो आप दे देते हैं पोस्ट ऑफिस में, फॉर्म भर करके आपको रसीद मिल जाती है और उतने ही पैसे वहाँ पर आपके घर भेज दिए जाते हैं। डाकिया जा करके वहाँ पर पैसे, पोस्टल ऑर्डर, वही तो मैं कह रहा हूँ, पोस्टल ऑर्डर ये जरूरी है। देखो इसका इस्तेमाल क्या होता है, जब आप लोगों ने शायद कभी ऑफलाइन फॉर्म इस्तेमाल ना किया हो जॉब के लिए, है ना, उसमें पोस्टल ऑर्डर भरा जाता है। एक आप समझ लो कि कागज ही, हाँ रसीद टाइप का होता है, जैसे आप बैंक में जमा करते हैं पर्ची, एक फाड़ के आप ले लेते हैं, कुछ इसी टाइप में होता है। और वो थोड़ा सा मतलब मोटा पेपर होता है, अच्छा पेपर होता है, और उनके रुपए उस पर लिखे रहते हैं। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 50 रुपये का, हाँ पे करने के लिए, फीस को पे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उतने रुपए हम वहाँ पर जमा कर देते हैं। जैसे चेक होता है आपका, चेक पे नीचे बाकायदा एड्रेस और चेक नंबर संबंधित होता है, वैसे यहाँ पर एक एड्रेस लिखा रहता है जिस डाकखाने में आपको उसे भुनाना है, उसका भुगतान प्राप्त करना है, उसका एड्रेस यहाँ पर लिख दिया जाता है, ज़्यादातर मुफ्त डाकघर का ही लिखा जाता है।
उस जिले का नाम लिख दिया जाता है, जिले का जो मुख्य डाकघर है वहाँ पर वो भुना लिया जाता है। वो आपको उससे पैसे प्राप्त होते हैं। पहले जब ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते तो ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, तो उसमें ऐसे पैसे नहीं रखे जाते थे। या तो आप डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाते थे, या तो आप पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर का इस्तेमाल करते थे। कॉलेजेस में भी जैसे फीस जमा करनी होती है तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हाँ, वो हैं। डी बनवाते, वही हमारा डिमांड ड्राफ्ट होता है। तो पोस्टल ऑर्डर क्या करते हैं कि जैसे 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर मांगा तो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर क्या लगाते हैं, और इसमें ऐसे ही 2 भाग होते थे, है ना। तो जैसे उनके पास में 50-50 का है, 100 का नहीं है, तो आपको 50-50 के 2 दे देंगे। तो आप यहाँ इधर तो अपना एड्रेस कहाँ भेज रहे हैं वो सब पूरा लिख लेंगे, है ना, और उसको फाड़ करके अपने पास प्रूफ में रख लेंगे। जो इधर नंबर लिखा रहेगा पोस्टल नंबर, वो तुम्हारी स्लिप पर भी होता है इधर, और उसको हम उस पत्र के साथ में नथी कर देते हैं, जो उनके पास मिल जाता है। और यहाँ पर उस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस चाहे तो आप लिख दो, या तो वो स्वयं जब उनको रिसीव हो जाता है वो स्वयं उसको लिख लेते हैं। उस डाकघर में जैसे उसको जमा करेंगे उनको उनके रुपए मिल जाते हैं। उसकी जो फीस के भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए मनी ऑर्डर बैंक का इसमें नगद पैसा पे किया जाता है तो उसके साथ नहीं, आपको वो पैसा उनको नकद देना पड़ता है वहाँ पर। वो पैसा उसमें डाल करके वो नहीं जाता है ना, जमा कर दो, उनका सिस्टम होता है, वो कुछ कर देते हैं उसमें, सिस्टम ऑनलाइन कुछ करते हैं, वहाँ पर पहुँच जाता है उतने के अमाउंट का, और वो उतने पैसे वहाँ लेकर के वहाँ पहुँचा देते हैं। उनका समझो एक बैंक के एक जैसे जो उसको लेके जाएगा मंदिर को, वो तो नगद ही लेके आएगा। हाँ, वो पैसे नकद देगा, वो पैसे वहाँ नकद देता है। वो पैसे आपसे यहाँ पर ले लिया गया, और उनका बैंक टाइप का सिस्टम है, उन्होंने चढ़ा दिया कि 1500 रुपये वहाँ पर देने, वो जा करके वहाँ 1500 रुपये रिसीव करा देगा उस एड्रेस पर। हाँ, तो ये आप अगर नहीं समझ में आया तो मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये देखो, जो तार का सिस्टम है, तार पहले पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक सुविधा प्रदान की जाती थी तार की। ये बहुत ही फास्ट सुविधा होती थी, और आप कह सकते हैं कि ये मुख्य डाकघरों में ही ये सुविधा उपलब्ध होती थी। जैसे टेलीफोन सिस्टम होता था 5 गाँव में, एक गाँव में कहीं बड़े आदमी के घर में होता था, अगर कोई बड़ी ही ट्रेजेडी है तो वो कहता था कि ये संदेश वहाँ तक हमारे पहुँचा दो। तो ये समझो कि ऐसी सुविधा डाक खाने पर दी जाती थी। और इसमें एक इसका फॉर्म होता था, इसमें जो हम लिखते थे ना, उस अक्षरों के हिसाब से हमको शुल्क पे करना पड़ता था। हाँ, कि संदेश आपका कितने अक्षर का है, कितना बड़ा है, तो इसमें ना शॉर्ट में भेजा जाता था संदेश, मतलब इमरजेंसी वाले शब्द, वही मेन बात लिख दी, है ना। जैसे यहाँ पर है, और मुझे वहाँ समझो कि बहुत दूर भेजना है, जहाँ पर अन्य टेलीफोन सिस्टम नहीं है, पोस्ट ऑफिस है, तो पूरा फॉर्म पहले भरवाया जाता था, क्या लिखना है, संदेश में आपने लिख दिया नौकरी लग गई, बस उनको पता चल गया कि भाई एड्रेस तो होगा ही जो भेजेगा। एड्रेस था दिलीप कुमार, अलीगढ़, लिख दिया नौकरी लग गई। तो शॉर्ट में अब हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, घर वालों को खबर मिल जाएगी कि नौकरी लग गई। ठीक है, और अगली बार जब कभी भेज दो 15 दिन में, कहाँ लगी, एयरपोर्ट में, है ना। नौकरी लग गई, लिख दो नौकरी लगी, एक वर्ड कम हो जाएगा। मतलब ऐसे ही, क्योंकि उसमें शुल्क जो होता था वो पैसे के हिसाब से ही, मतलब वर्ड के हिसाब से दिया जाता था, तो उसमें हम शॉर्ट में लिखते थे। अगर ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे तो बस ज़्यादा पैसे देंगे। हाँ, उससे ज़्यादा तो बढ़ जाता है। हाँ, ऐसे ही ज़्यादा बढ़ा तो फिर ज़्यादा। तो ये सुविधा मतलब फास्ट सुविधा होती थी, वो टाइप करके मशीन के माध्यम से भेजते थे। कुछ नेटवर्क सिस्टम उनका इस प्रकार का डेवलप किया था उन्होंने, तो इसको तार कहते थे। अब तो फैक्स चल रहा है, अब फैक्स में तो ईमेल है, कितना भी डेटा स्कैन करो, खटाक से भेज दो, सारा पहुँच जाता। टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग, तो डेटा तो तुरंत पहुँचता है। तो ये अब ना, अब चलन से कह सकते हैं ना, चलन से बाहर है, लेकिन ये हमारी जानकारी के लिए है कि पहले लोग किस तरीके से सरवाइव करते थे, है ना। अब आप लोग, अगर आपके फ़ोन में अगर एक दिन भी डेटा अगर ख़त्म हो जाता है तो आपको व्याकुलता हो जाती है। आज तो कुछ पता ही नहीं चला यूट्यूब पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं। फेसबुक पे अपने फ्रेंड से हाय हेलो नहीं कर पाए, गुड मॉर्निंग नहीं कर पाए,
पहले के लोग कैसे करते होंगे, है ना। अगर आपको आज की समय से आपको पिछले अगर 30 साल पहले भेज दिया जाए टाइम मशीन से, तो आप वहाँ रह नहीं पाएंगे, है ना। अगर आपके पास मान लो ऐसे ही शरीर आपको भेज दिया जाए, आपके पास आज का मोबाइल भी होगा तब भी वहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि नेटवर्किंग नहीं है। आपके पास में 4G डेटा वाला है और वहाँ पर 2G का 1G भी रेंज नहीं है, 1G स्पीड की नहीं आएगी, कितना परेशान हो गया। हाँ, जैसे आप लोग मूवीज़ में देखते होंगे तो कितनी दिक्कत की बात है। तो पहले लोगों ने बहुत संघर्ष किया, हम लोग तो बहुत अच्छे समय में जन्म हम लोगों का हुआ है, हम लोगों का हुआ है। इसीलिए आप उपभोग करो इसका अच्छे से, अच्छी तरीके से मेहनत करो, जिससे कि आप कम समय में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो हमें लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना पर्याप्त है ना। इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा, फिर आपको हाँ? बहुत सारी सुविधाएं हैं, सभी और भी इस चैप्टर में है, आपको हम बताएंगे, है ना। ये नहीं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये जानकारी हमारे फ्यूचर के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शायद हम इन सब का अब उपयोग हम ना कर पाएँ, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि क्या आप तार को जानते हैं, तो आप ये कह सकें जी मैं जानता हूँ कि ये डाक विभाग द्वारा एक सुविधा प्रदान की जाती थी जिसमें कम शब्दों को भेजा जाता था, ज़्यादा शब्द होने पे ज़्यादा पैसा चार्ज करना पड़े। कम से कम अगर आप इतना बता देंगे तो वो जान जाएगा जिससे पता है। तो भेजा नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है, हमारे सिलेबस में था इसके बारे में। और इसके जो टाइप भी कई प्रकार के होते हैं, सांकेतिक तार, साइबर तार, विदेशी तार, कई, तो हम इनके बारे में जानकारी रखेंगे तो अपने आप को लगता है कि हाँ आज हमने क्या सीखा, नया क्या सीखा, है ना। तो आप देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में जो हमने नई नई चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराया है वो आपको समझ में आई होंगी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है। तो आज के इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छी तरीके से पढ़ें। और फिर मैं आपको बताऊं, पिछली क्लास में भी मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, डेट शीट भी आपकी आ गई है, तो अपनी पढ़ाई को और तेज़ रफ्तार दें जिससे कि आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर कर पाएँ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।